जनरल बिपिन रावत 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो तैनात हुए। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का जॉइंट कमांडर होता है और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता है ऑपरेशनल कंट्रोल की। इनकी सिचुएशन ये थी कि जो अगर ऑपरेशंस में जाते हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या एक ही इलाके में ऑपरेशंस के लिए आर्मी चीफ से बात करेगा, फिर एयर चीफ से बात करेगा, या नेवल चीफ से और एयर चीफ से बात करेगा। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी मुश्किल होनी थी, जिस वजह से इन्होंने मॉडल जो अपनाया मेरे ख्याल से वो अमेरिकन मॉडल है, जिसमें इन्होंने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाई और उसको यूनिफाइड कमांड का नाम दिया कि जो कमांडर होगा, यानी फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न कमांड कमांडर होगा, उसके पास पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए ज़मीनी सरहदों के ऊपर तमाम रिसोर्सेज मौजूद होगी और उसी के नीचे आर्मी और एयरफोर्स के तमाम लोग होंगे जो उन ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सो उस कमांडर के लिए आसानी होगी कि वो रिसोर्स एलोकेशन फौरी कर सके और जुडिशियसली कर सके। अब कमांडर जो होगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, वो 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल होगा, या वाइस एडमिरल नेवी का होगा, या एयर मार्शल एयरफोर्स का होगा। वो अपने सर्विस चीफ के बजाय वो डायरेक्टली अंडर कमांड होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। और सर्विसेज चीफ्स जो है वो अब एक ऐसे रोल में आ जाएंगे जिसमें उनकी ऑपरेशनल कंट्रोल्स जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास चले गए। उनका काम है कि अपनी अपनी सर्विसेज की डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना। पहले जो स्ट्रेटजीज थी इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से, उसमें एक ट्रेडिशनल स्टाइल होता था 20वीं सदी वाला, जिसमें जब हालात ख़राब होते थे या कोई मुल्क चाहेगा कि वो अपनी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करे, तो उसमें एक बड़ा इलेबरेट मोबिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा था। अभी ज़माने अमन में जो तमाम फोर्सेस होती हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें जो उनका बड़ा हिस्सा होता है, तकरीबन 75 से 80% हिस्सा, वो उनके पीस लोकेशंस पर होता है, जो कि नॉर्मली हम कैंटोनमेंट्स वगैरह कहते हैं। और वहाँ से निकल कर अपने अपने ऑपरेशनल एरियाज़ में जाना, फिर लॉजिस्टिक्स को एक्टिवेट करना कि वो अपने डेपो से निकल कर, जो उनके बड़े बड़े डेपोज़ हैं उनसे निकल कर वो फील्ड में जाएं। इस सारे प्रोसेस में अच्छा खासा वक्त लगता था, जिसमें आप 1 हफ्ते से 3 हफ्ते कम से कम चाहिए होते थे। और ये जो कार्रवाई थी उसकी वजह से जब तक आप उस मैच पे पहुंचते थे कि आप जंग करने के लिए तैयार हैं, तो आपका जो मुखालिफ है, ख़ास तौर पे अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका मुखालिफ पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान भी जंगी तैयारी करके अपने फोर्सेस को और अपनी लॉजिस्टिक्स को तैयार कर लेता था। इस यूनिफाइड कमांड कॉन्सेप्ट में खाली पाकिस्तान नहीं है, इसमें चीन भी है और इसके अंदर इंडियन ओशन भी है। उसमें जो साउथ वेस्टर्न कमांड है नेवी की, वो पाकिस्तान सेंट्रिक होगी। वेस्टर्न कमांड इनकी जो है वो ज़मीनी सरहद के लिहाज से पाकिस्तान सेंट्रिक होगी। इंडियन आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है, मगर पाकिस्तान के जो जंगी हिकमत अमली है उसको नाकाम बनाने के लिए और अपनी इंडिया की इस जंगी हिकमत अमली को कामयाब बनाने के लिए इंडिया के पास बड़े थोड़े से मौक़े हैं और उन मौक़ों के ऊपर उसने अपनी रिसोर्सेस कंसंट्रेट करनी होती है ख़ास मुकाम पे और एक ख़ास वक्त पे, ताकि वो पाकिस्तान की जो आर्मी और एयरफोर्स है उसको वो टाइम एंड स्पेस में बीट कर दे। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते और रिसोर्सेस मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक सब कमांड में या किसी कोर में जो रिसोर्सेज है वो
इस्तेमाल ना हो रही हो और दूसरी को ज़रूरत हो, इसका पाकिस्तान पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हम इस सिचुएशन में हैं कि हम बड़े आराम से उनकी जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है उसके ख़िलाफ़ अपने आप को बर वक्त तैयार करके अपने अपने ज़िम्मेदारी के महाज पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पहुंच सकते हैं। कमांड्स हमारे पास भी हैं, आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी। और हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन है, जो कि वक्त ज़रूरत पर हम इंटीग्रेट हो सकते हैं।